बिस्मिल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ईएमएस का। तो ईएमएस पे जो हम जहाँ तक पहुँचे थे वो था मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका जो सबसे पहले क्या होती है, मैनेजमेंट सिस्टम में जो पीडीसी साइकिल थी या कॉपी मार था उसमें सबसे पहले हम पॉलिसी बनाते हैं। और पॉलिसी के मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। एक था पॉलिसी की स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, दूसरा था उसका ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा था उसका अरेंजमेंट सेक्शन। तो ये 3 बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जब हम किसी कंपनी का कोई किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का पॉलिसी बनाने जाते हैं तो उस पॉलिसी के अंदर वी हैव टू कवर दीस 3 सेक्शंस। यानी सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होगा, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी और अरेंजमेंट्स होगी। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के बारे में मैं आपको बताया था कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिसमें हम कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना इंटेंट देती है कि वी आर नाउ गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ऑर्गेनाइजेशन इस अपनी कमिटमेंट शो करती है उस स्टेटमेंट के अंदर। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट सेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट सेक्शन में इतना डिटेल में नहीं है, इसमें बस ये कि पॉलिसी के अंदर हमने नेक्स्ट होता है और ये होता है कि भाई हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे तो हम यही चीज जो है हमें कॉपी मार में मिलती है। यानी सबसे पहले पॉलिसी और दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग। तो वही सेकंड पॉइंट, इसको मैं अलग से आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। और जो हमारा अरेंजमेंट सेक्शन होता है, ये अरेंजमेंट सेक्शन ये होता है हमारा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये फर्दर कवर होते हैं। ये 2 पॉइंट जो हैं ये इस पॉलिसी के बाद ये जो अगला जो पॉइंट है इसके अंदर कवर होंगे। भारत ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट सेक्शन में आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ सेकंड जो हमारा कॉपी मार का था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मींस कि शायद मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जिसमें बताया था कि जब हम मैच खेलने जाते हैं तो सबसे पहले तो पॉलिसी बन जाती है और उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि हम डिसाइड करते हैं कि इस सिस्टम को कौन लेके चलेगा और किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। क्योंकि जब तक हम अगर इस रोल्स इसको मैं लिख देता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग मींस assigning roles and responsibilities to all staff members involved मैनेजमेंट सेक्शन। यानी ऑर्गेनाइजिंग फेज का काम क्या है कि इसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। यानी लोगों को जो अब देखें हमने पॉलिसी बना ली, इस पॉलिसी के अंदर हमें कुछ हायरिंग्स करनी पड़ेंगी क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम आपने रन करना है तो साफ बात है वो ह्यूमन के बगैर रन नहीं हो सकता। तो अब उसको लेके कौन चलेगा, उस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट किसको दी जाएगी, तो वो एक क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज देते हैं। उन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के बगैर ये कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम रन नहीं हो सकता। तो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो हम उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे मींस वी आर गोइंग टू असाइन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। ये इंप्लीमेंट यानी जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे होते हैं
तो ये उस फेज से पहले की कहानी होती है, मतलब उस फेज से पहले हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये जिम्मेदारी किसकी होगी, उसके लिए पीछे कितना बजट होगा और कौन उसको हेड करेगा। और इसमें सिर्फ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज नहीं होती, इसमें एक तो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होगी, दूसरा इसका रिपोर्टिंग प्रोसीजर भी होगा। रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या मतलब, रिपोर्टिंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये असिस्टेंट मैनेजर है तो ये मैनेजर को पोस्ट रिपोर्ट करेंगे, मैनेजर जो है वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे और फिर डायरेक्टर जो है वो सीईओ को या जो मेन उनकी बॉडी है उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग प्रोसीजर होता है। इसके अंदर हमें एक इसकी सेटिंग करनी है, दूसरा हमें रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज देनी है। रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज इसलिए भी जरूरी है कि अगर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ना हो, इफ वी हैव नो कंप्लीट प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, अगर जिम्मेदारी असाइन नहीं करेंगे तो देयर विल बी, याद रखिएगा वहां पे सबसे बड़ा मसला होगा ब्लेम कल्चर का। ठीक है, तो ब्लेम कल्चर जिसको अच्छा ब्लेम कल्चर ये होगा कि सर ये तो मेरे जिम्मे एक आप जब पूछेंगे भाई ये कंप्लायंस क्यों नहीं हुई, ये नॉन कंप्लायंस किसकी वजह से, वो कहेगा सर वो तो उसकी वजह से हुई है, फलाना साहब कहेंगे कि सर वो मैं नहीं था, उसमें तो सुपरवाइजर इन्वॉल्व थे। तो जब तक हम रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज कंप्लीटली असाइन नहीं करेंगे, यानी जो जिसको हम जेडीज कहते हैं हमारे, हाँ उसको जेडीज कहा जाता है। जेडीज मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है ईच एंड एवरी स्टाफ, वो स्टाफ जो उसका पार्ट बन रहा है। इवन का एक ऑफिस बॉय है तो आप उसका भी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी बताएंगे, तुम्हारा ये रोल है, यू आर ऑफिस बॉय है और आप तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे जितना भी काम होता है वो सब तुमने देखना है। तो सेकंड फेज में जब हम पॉलिसी बना लेंगे तो प्लानिंग से पहले या प्लानिंग के बाद, समटाइम्स ये प्लानिंग के बाद होता है, बाद औकात ये प्लानिंग से पहले होता है। बहरहाल ऑर्गेनाइजिंग फेज जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजिंग फेज है दैट इज फॉर असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज टू द स्टाफ मेंबर्स। आपने जिम्मेदारी देनी है और इसके अंदर एक काम की बात ये है कि जब हम रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज देते हैं तो उसमें हम जो मेन हमारा टारगेट होता है वी हैव टू हायर, बाज़ औक़ात हर कंपनी के अंदर आपको हायरिंग करनी पड़ती है, तो हमें उसके लिए एक रखना पड़ेगा मैंने टर्म लिखी है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव आपको उस मैनेजमेंट सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो उस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करे। जैसे आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको असाइनमेंट दी जाती है, उसकी बेशक सैलरी ज़्यादा होती है लेकिन उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे चेयरमैन, डिपार्टमेंट का चेयरमैन, फर्स्ट क्या एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, तो इसको लीड कौन कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल डिपार्टमेंट है उसको लीड कौन कर रहा है, फिर पूरी यूनिवर्सिटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो पर्टिकुलर आप रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज असाइन करते हैं। असाइनिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज इज वेरी मच नेसेसरी। और इसके अंदर सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो है हमारा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जिसको नीचे वाले रिपोर्ट करेंगे और वो ऊपर वालों को रिपोर्ट करेगा। यानी ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ कमांडेंट हु इज लीडिंग द कमांड ऑफ हिज सोल्जर्स। नहीं समझ रहे आप, जो कमांडेंट होता है उसके पीछे कोई बटालियन होती है और वो वही उसी को रिप्रेजेंट कराता है, उसका फैसला होता है जिसकी बेसिस पे पूरी फौज दांव पे लगी होती है, ठीक है। तो अगर हम एनवायरमेंटल की बात करें तो वी मस्ट हैव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। कोई भी मीटिंग होगी, बाहर से कोई टीम आई, कोई मीटिंग होगी तो वो भाई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव सामने पेश होंगे। कोई लीगल रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, फर्स्ट क्या कोई एजेंसी का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कोई साहब मिलने आए, कोई इंस्पेक्टर मिलने आए, अगेन कौन उनको मुंह देगा, वही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आया है स्टाफ की तरफ से तो स्टाफ को डायरेक्ट
सीईओ या डायरेक्टर्स तक जाने की इजाजत नहीं होती, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो एक हायरार्की होती है और इस हायरार्की की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है टू अवॉइड ब्लेमिंग कल्चर। इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी ऐसे भी दे सकता हूँ आपको कि अगर मैं बात करूँ सॉलिड वेस्ट की, सॉलिड वेस्ट कोई शॉपिंग मॉल है और वो उसके कितनी फर्स्ट में फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, दो फ्लोर्स हैं और आपने उसके उन दो फ्लोर्स के ऊपर दो सुपरवाइजर्स रखे हैं जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख रहे हैं उस शॉपिंग मॉल के अंदर। अब शॉपिंग मॉल में हुआ ये कि भाई जो सीढ़ियाँ हैं जिससे फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर तक जाया जाता है, कचरा वहाँ पे मिला, सॉलिड वेस्ट वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो जो ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट ने उसको बुलाए तो भाई आपने दो रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं, उसके बावजूद सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है हमारा, जब अगर उन दोनों को बुलाया आपने, ठीक है, और उन दोनों से पूछा कि भाई वो कचरा क्यों इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे, वो कहेंगे सर जो सुपरवाइजर वन होगा सर वो कहेगा मेरे जिम्मे तो फर्स्ट फ्लोर था तो मैंने वहाँ की सफाई की हुई है, और जो सेकंड सुपरवाइजर होगा जो कि सेकंड फ्लोर पे था वो कहेगा सर मेरे जिम्मे तो सेकंड फ्लोर था तो मैंने वहाँ की बिल्कुल सॉलिड वेस्ट वहाँ पे इकट्ठा ही नहीं होने दिया। तो वो जो लैडर है, वो जो सीढ़ी है जिससे कनेक्शन बन रहा है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के दरमियान, तो क्योंकि आपने किसी को रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं की, तो जब आप रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं करेंगे तो वो एक सुपरवाइजर बन जाएगा कि सर वो तो सेकंड फ्लोर वाले की जिम्मेदारी है, सेकंड फ्लोर वाला कहेगा कि सर ये तो फर्स्ट फ्लोर वाले की जिम्मेदारी है। तो जब कचरा इकट्ठा होता रहेगा और ये जिम्मेदारी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हमें जो है वो तमाम स्टाफ मेंबर्स को उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होती हैं ताकि ब्लेमिंग कल्चर ना हो। कल को ये ना हो कि सर वो उसकी जिम्मेदारी थी और वो फर्स्ट वाला कहे कि सर वो उसकी जिम्मेदारी थी। तो अवॉइड ब्लेमिंग कल्चर हमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है और उसके ऊपर सबसे पहले हमें एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रखना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा अपने स्टाफ को, जो कि रिप्रेजेंट करेगा अपने डिपार्टमेंट को इन एवरी मैनर, ठीक है। एक छोटी सी हायरार्की में बना देता हूँ आपको ऑर्गेनाइजिंग फेज के लिए। देखिए टीम की हायरार्की होती है हमेशा, टीम हायरार्की ऐसे होती है कि वी कैन से स्ट्रेट 1 2 3 ये these are the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। हर कंपनी के जो नॉर्मली बड़ी कंपनीज होती हैं उसके उन कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको एमडीज भी मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहा जाता है या डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं कि गूगल की बात करें तो गूगल इज नॉट इटसेल्फ इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको लैरी पेज और दो इसके और डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने तीनों मिलके एक गूगल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। तो तीन मिले और उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। फिर ये बोर्ड बाज़ बात ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही कोई एक पर्सन उस कंपनी का एमडी या सीईओ हो जाता है, ठीक है, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। तो बाज़ बात क्या होता है कि तीनों मिलके क्या कहते हैं भाई कोई एक ही इसमें से क्या बन गया सीईओ या एमडी असाइन हो गया, कि उसको अथॉरिटी दे दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तीनों के शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनीज के अंदर। लेकिन एक को कहा कि आप कंपनी देखना शुरू कर दो, यू हैव द अथॉरिटी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। तो अब उनके पास अथॉरिटी आ गई, या फिर क्या किया जाता है कि जिसके किसी के शेयर कम हो या कोई हायरिंग करके हम उसको क्या कर देते हैं, वी कैन से एक हायरिंग की और उस हायरिंग में हमने क्या कह दिया कि ही इज द सीईओ और डायरेक्टर्स ऑफ दिस एरिया। हमने एक कंपनी का काम किया था, बेसिकली वो अमेरिकन कंपनी की प्रिंटिंग सॉल्यूशन था, तो उसका जो ओनर था वो नॉर्मली अमेरिकन थे,
लेकिन जब पाकिस्तान में उस कंपनी का हमने काम किया तो हमने उनसे पूछा कि उसके डायरेक्टर्स कौन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसके डायरेक्टर्स हैं ये गुलाम अली साहब हैं, ठीक है। तो वो गुलाम अली साहब बेसिकली वो डायरेक्टर्स की पोस्ट पे, लेकिन वो कंपनी में उनका कोई शेयर नहीं है, बट ही इज हायर्ड फ्रॉम द कंपनी, कंपनी की तरफ से हायर किया गया और उनको सारी अथॉरिटीज दे दी गई कि वो पाकिस्तान सेक्टर को देखेंगे। इसी तरह बहुत कंपनीज हैं उसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और फिर उनके नीचे जो हायरार्की चलती है या तो उन्हीं में से कोई एक सीईओ बन जाता है जिसको अथॉरिटी मिल जाती है, या वो सारे मिलके जैसे सुंदर पिचाई साहब को हायर किया है तो यहाँ पे जो है वो सीईओ बन गया। अब ये सीईओ जो है आगे फर्दर मिलके इसके कोई जीएम भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई जनरल मैनेजर भी हो सकता है जो सीईओ को रिपोर्ट करे, या इनके फिर हम क्या कहते हैं डायरेक्टर्स बना सकते हैं। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि भाई ये है ये मेन डायरेक्टर है, ठीक है, एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सबसे बड़ी पोस्ट है इनके पास। फिर इनके पास ये हो सकता है कि इनके पास मैनेजर्स हो, इनके अंदर मैनेजर्स, ठीक है, एक मैनेजर इनके पास मैनेजर ऑपरेशन, और इसी तरह एक और मैनेजर है वो किस सेक्शन को देख रहे हैं, वो क्वालिटी को देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक और मैनेजर है जो हमारे है हेल्थ एंड सेफ्टी को देख रहे हैं, और एक और है जो कि इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है ये सारे आपको जो मैनेजर्स हैं, देखिए सीईओ इज नॉट द पर्टिकुलर जो सीईओ है वो अपनी फील्ड का माहिर नहीं है, ठीक है, वो फाइनेंस का माहिर हो सकता है और एक आपको मैनेजर रखना पड़ेगा, मैनेजर फाइनेंस, ठीक है। तो ये सारे आपके हर पर्सन के अलग अलग डेजिग्नेशन हैं और हर मैनेजर जो है यहाँ पे हर मैनेजर जो है ही इज द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एरिया। यानी अगर ऑपरेशन में कोई मसला आता है तो ऑपरेशन में मसला आएगा तो सीईओ या डायरेक्टर साहब ऑपरेशन मैनेजर को कॉल करेंगे कि ये ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ठीक है। इस तरह कोई मेंटेनेंस मैनेजर है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो इन्वायरमेंट के अंदर मैनेजर साहब या डायरेक्टर साहब जो है वो मैनेजर इन्वायरमेंट को कॉल करेंगे कि व्हाई आवर ये इशू या ये नॉन कंप्लायंस आपकी तरफ से क्यों आए। तो ये पूरा डिपार्टमेंट उन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट जो है वो इतनी बड़ी क्या कहते हैं सैलरी इतनी ज़्यादा है, 2.5-3 लाख रुपये सैलरी मिल रही है भाई, हमें एक तरफ तो या चेयरमैन है डिपार्टमेंट की इतनी सैलरी है, तो एक तरफ तो हमें उनकी सैलरीज नजर आ रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये नहीं देख रहे होते कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। उसकी एक तरफ सैलरी तो होती है लेकिन दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारियां कितनी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हम अपने इस्लाम के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि भाई अंबिया अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी, तो जो हम तो उसकी खाक हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। वो जन्नत क्यों है? बिकॉज इफ आई से कि क्योंकि उनकी ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। वो अब हर कौम के लिए नबी आया जो कि उस अपनी नेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव था अल्लाह की तरफ, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव था, इस वजह से जब कोई कौम में कोई बिगाड़ आता था तो अल्लाह को उनसे तो यही पूछता था कि ये कौम में बिगाड़ क्यों आया, ठीक है, उस नबी से पूछा जाता था। तो जितने कहते हैं जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा और है, यानी जिसके ओहदे बड़े हैं उनकी पूछ भी बड़ी है, उनकी सिवा और उनकी मामूली मिस्टेक भी माफ नहीं होती। हमारा सारा कोई गुनाह करे हमारी पकड़ नहीं होती, लेकिन जो जरा करीब होते हैं उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे भी पूछ हो जाती है। यही वही मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि जब ये हम रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि वो उस पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है वही हम ऑर्गेनाइजिंग फेज में है। ऑर्गेनाइजिंग में जब हम कोई हायरिंग करेंगे तो अगेन हम कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे, और ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं इस इन्वायरमेंट की बात करूँ, इसको छोड़ देंगे, इससे मेरा कंसर्न नहीं है। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो फिर अब ये अपनी इसकी एक पूरी टीम होगी। हो सकता है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो सकता है 2 असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, एएम, और फिर उनके नीचे फर्दर हर असिस्टेंट मैनेजर के अंदर 3 सुपरवाइजर हो और फिर उसके नीचे वर्कर हो। तो एक पूरी हायरार्की बनती है। मैं सिर्फ अगर इसको लेके यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको और छोटा करके बता देता हूँ मैं आपको।
दिस इज आवर CEO और MD, और इनके नीचे आ गए, ठीक है, इनके नीचे आ गए मुख्तलिफ मैनेजर्स, ठीक है। ये सारे मैनेजर्स हैं, ये मैनेजर हैं फाइनेंस के, ये मैनेजर हैं ऑपरेशंस के, ये मैनेजर है फर्स्ट किया मेंटेनेंस के, या ऑपरेशन मेंटेनेंस का ही होगा, ये मैनेजर है क्वालिटी के, ये मैनेजर है हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के, और ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से, ये मैनेजर है हमारे, ये मैनेजर है हमारी एनवायरमेंट के। तो अब इससे इस डिपार्टमेंट की पूछ नहीं, ठीक है, एनवायरमेंट वाले से क्वालिटी वाले की पूछ नहीं है, ऑपरेशन वाले से हेल्थ एंड सेफ्टी वाले की पूछ नहीं है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हाँ, लेकिन ये इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। तो अब ये सारे रिपोर्ट करेंगे MD को या डायरेक्टर को, these all are reportable to the main director। लेकिन इनमें से जो हर पर्सन है, जो हर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज मास्टर ऑफ हिज फील्ड, वो अपने फील्ड का मास्टर है, ठीक है। आप फाइनेंस वाले से पूरा बता देगा आपको कि भाई कितना खर्चा हुआ, कितनी कॉस्ट आएगी। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या होता है कि अब ये फर्स्ट में मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसके नीचे हमारे कितने आ गए, इसमें आ गए हमारे 2 असिस्टेंट मैनेजर 1 आ गया और असिस्टेंट मैनेजर 2 आ गया। फिर इनके अंदर आपने 2 सुपरवाइजर दिए हैं जो कि पूरे एरिया को देख रहे हैं, और एक फर्स्ट क्या ट्रीटमेंट प्लांट को देख रहा है, एक सॉलिड वेस्ट के एक किसी में सॉलिड वेस्ट का है, या तो शिफ्ट में काम हो रहा है तो 8 आवर्स के लिए एक सुपरवाइजर है, दूसरे अगले 12 घंटों के लिए या अगले 8 घंटों के लिए दूसरा सुपरवाइजर है। तो अब फिर इन सुपरवाइजर के अंदर हर सुपरवाइजर के अंदर 2 या 3 आपने क्या दिए हैं, इस तरह क्या दिया है इनको, ये नीचे इनका स्टाफ है। तो इसका एक मैनेजमेंट हायरार्की बनती है। ये तीनों जो है, ये वर्कर जो है, ये लेबर जो है, या स्टाफ जो है, ही इज रिपोर्टेबल टू द सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर 1। अच्छा, सुपरवाइजर 1 वो सुपरवाइजर 2 के वर्कर्स का जवाब दे देंगे, ठीक है। इसी तरह सुपरवाइजर 2 वो सुपरवाइजर 1 के लेबर का स्टाफ का रिस्पांसिबल नहीं है। तो रिस्पांसिबिलिटीज ऊपर से आती है। रोल का मतलब ये है कि आपने उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया, डेजिग्नेशन इज द रोल, ये आपका रोल है इस पूरी कंपनी में, इस पूरे डिपार्टमेंट में आपका रोल ये है, और आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी का दायरा है, ठीक है, जिसको हम जेडीज भी कहेंगे। तो हम ये असाइनमेंट आपने करनी है बिफोर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जब तक आप असाइनमेंट ऑफ रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी नहीं करेंगे, ब्लेमिंग कल्चर रहेगा, ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि वो कहेगा ये मेरे जेडीज के अंदर नहीं आता। और रिपोर्टिंग ऐसे होगी कि आप अगर कोई ऊपर से प्लानिंग आती है, कोई इम्प्लीमेंटेशन आती है, जब कंपनी ने फर्ज किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोरोना की वबा फैली है, तो अब कंपनीज कह रही है कि एवरी वर्कर शुड वेयर द मास्क, उससे मास्क पहन के आना है। तो अब ये ऊपर से चलेगी, ये पॉलिसी ऊपर से आएगी, ठीक है, ये सीईओ और मैनेजर्स मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर्स तक जाएगी और असिस्टेंट मैनेजर अपने सुपरवाइजर्स को आगे बता देंगे, सुपरवाइजर जो है आगे जाके कम्युनिकेट करेंगे। सो देयर एक टर्म मैं लिखवा दूं आपको कि देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो कि किसने किसको रिपोर्ट करना है और कोई भी मैसेज कैसे कम्युनिकेट होगा, ठीक है। तो CEO इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर एवरी पर्सन टू टेल वन बाय वन, ठीक है, वही इज नॉट रिस्पांसिबल। एनवायरमेंटल प्लान आप बना रहे हैं तो CEO की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक स्टाफ को जाके बताए कि तुमने एनवायरमेंट फॉलो करना है, तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटीज और रूल्स क्या हैं, वो जस्ट
उसने जिम्मेदारी दे दी इन्वायरमेंटल मैनेजर को, क्योंकि उसने हायर उसको किया है। अब इन्वायरमेंटल मैनेजर को कोई भी प्रॉब्लम आएगा, ही इज रिपोर्टेबल टू सीईओ और एमडी। वो रिपोर्ट करेगा सीईओ को, वो अपना प्रॉब्लम बताएगा कि मुझे मजीद हायरिंग की जरूरत है, मुझे बजट चाहिए, मुझे कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है तो मुझे उसके लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे अपना वेस्ट इंसिनरेट कराना है तो मुझे उसके लिए इतना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेजर कम्युनिकेट करेगा और नीचे भी उसको फिर बेसिकली मैनेजर जो है वो जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसका मेन रोल ज़्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऊपर भी देख रहा है और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव नीचे तक देख रहा है। तो ही इज रिस्पांसिबल, बेसिकली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इज रिस्पांसिबल टू रिपोर्ट टू हिज टॉप मैनेजमेंट, टू टेक द बजट, उन्हें सेटिस्फाई करना, कंप्लायंस कराना, उनसे बजट निकालना, कितना कहाँ पे लगाना है, ही इज रिस्पांसिबल। और फिर नीचे वाली जो उसकी रियाया कह लें या उसके जो वर्कर्स हैं जो उस पूरे डिपार्टमेंट में आते हैं उनको कैसे लेके चलना है, किसी के साथ प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी होती है। और फर्दर फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नीचे वालों पे डिवाइड होती है। तो आज जो मैंने आपको बताया पॉलिसी के बाद पहले नंबर पे हमारा पॉलिसी, ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में मैंने पॉलिसी तो बना लिया, स्टेटमेंट बना ली, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में ये इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे नॉर्मली कंपनीज कम फोकस करती हैं। तो मैं ये कहता हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉपी मार में ऑर्गेनाइजिंग फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका मैनेजमेंट सिस्टम चल ही नहीं सकता, मैनेजमेंट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप अपने स्टाफ को उनकी रिस्पांसिबिलिटीज प्रॉपर रिस्पांसिबिलिटीज नहीं बताएंगे, ठीक है। ब्लेमिंग कल्चर होगा, फिर लैक ऑफ क्या कहते हैं उसकी तरफ सुपरविजन नहीं होगी, फिर दूसरा कोई उसकी तरफ अटेंटिव नहीं होगा, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटीज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग फेज। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आप जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ या प्लानिंग फेज की तरफ उसको कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए